Hello everyone. So today we will read topic catenation. So what is catenation? Catenation क्या होता है? It is the self-linking property of an element to form long chain. ठीक है, उसे आप क्या बोलते हो? catenation. तो आपने देखा होगा जो catenation होता है सबसे ज़्यादा कार्बन के अंदर पाया जाता है। तो आपने 10th क्लास में किया भी था कि हाइड्रोकार्बन का चैप्टर था जिसमें कि कैटेनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा किस में होती है? कार्बन में। ठीक है, तो आप करते हो कि कैटेनेशन के लिए कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसके लिए वो अपनी इस प्रॉपर्टी को शो करता है। भी ज़रूरत से ज़्यादा छोटा साइज़ भी नहीं होना चाहिए और बड़ा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कार्बन का जो साइज़ है वो इसके अकॉर्डिंग है कि वो अपनी कैटेनेशन प्रॉपर्टी को शो कर सकता है। बट अगर हम कार्बन के बाद नाइट्रोजन की बात करते हैं तो कार्बन के बाद नाइट्रोजन जो है वो पीरियड में आता है। ठीक है, अलोंग द पीरियड आता है और उसका साइज होता है छोटा, किसका? नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन कार्बन से भी छोटा है, बट मैंने अभी आपको बोला कि ज़रूरत से ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो नाइट्रोजन में कैटेनेशन की प्रॉपर्टी आती है वो क्या होती है? लेस होती है एज़ कम्पेयर टू कार्बन। ठीक है, अब आप देखोगे जो फॉस्फोरस है वो उसकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी फिर भी ज़्यादा होती है किससे? नाइट्रोजन से। क्यों? क्योंकि ये नाइट्रोजन जितना छोटा नहीं है। ठीक है, ये नाइट्रोजन से बड़ा है, तो इसकी प्रॉपर्टी फॉस्फोरस की जो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा होती है किसके कंपैरिजन में? नाइट्रोजन के। ठीक है, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद आप करोगे सेकेंड पॉइंट में द टेंडेंसी टू शो कैटेनेशन डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। भी आप ऊपर से नीचे आते हो तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? अब साइज़ क्या हो जाएगा? और ज़्यादा बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब आप कह सकते हो कि 15th ग्रुप में सबसे ज़्यादा कैपेसिटी किसकी होती है? फॉस्फोरस की। उसके बाद आप करोगे नेक्स्ट टॉपिक ऑक्सीडेशन स्टेट। भाई नाइट्रोजन फैमिली में ऑक्सीडेशन स्टेट जो वेरी करती है वो क्या होती है? +3 +5 एंड -3। ठीक है, -3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सबसे ज़्यादा कौन शो करता है? नाइट्रोजन, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्या करती है? डिक्रीज। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट की कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज डाउन द ग्रुप। नेक्स्ट आप करोगे स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज वेयर स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। आप जब नीचे की तरफ जाते हो तो +5 के कंपैरिजन में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगा बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो बट आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। नाउ यू कैन सी हियर व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, क्या होता है? सो आई विल राइट हियर इनर्ट पेयर इफेक्ट। आपको पता है जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है पी ब्लॉक की वो क्या होती है? NS2 NP126। बट हम नाइट्रोजन फैमिली की बात कर रहे हैं तो यहाँ 126 के जगह अब आप क्या लिखोगे यहाँ पर? ओनली 3। ठीक है, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो आउटोमोस्ट में प्रेजेंट होते हैं वो कितने होते हैं? 5। तो 2 तो यहाँ हो गए और 3 किसके ऊपर हो गए? पी के ऊपर। ठीक है, तो अब आपने कैसे करना है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट का मीनिंग क्या होता है? जब आप इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से लिखते हो, जब आप डाउन द ग्रुप मूव करते हो, ठीक है, हैवियर एलिमेंट्स में, तो आपने देखा है पीरियोडिक टेबल के अंदर इस तरह से पीरियोडिक टेबल होती है। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स यहाँ पर है, तो यहाँ जो नीचे हैवियर एलिमेंट्स हैं इनसे पहले कौन से एलिमेंट्स आ चुके हैं? डी ब्लॉक के एंड एफ ब्लॉक के। एफ ब्लॉक के तो आपने यहाँ से नीचे डाल दिया है, बट एफ भी आ चुका है। ठीक है, तो हैवियर एलिमेंट्स में डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आने की वजह से इनके अंदर एक इफेक्ट और आ जाता है, दैट इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, बट वो पुअर आता है या ज़्यादा आएगा? आप बोलोगे पुअर शील्डिंग इफेक्ट। क्यों पुअर शील्डिंग इफेक्ट क्यों आया? क्योंकि जो डी एंड एफ जो एलिमेंट्स जो डी एंड एफ की वजह से जो शील्डिंग इफेक्ट लगता है दैट इज़ वेरी लेस, वो बहुत ही कम लगता है। अब शील्ड नहीं कर पा रहा है, यानी जो अंदर वाले जो डी एफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या नहीं कर पा रहे हैं? शील्ड नहीं कर पा रहे। किसको? इन इलेक्ट्रॉन्स को, यानी इन्हें कवर नहीं कर पा रहे। ठीक है,
तो आगे जो न्यूक्लियस बैठा है, यहाँ जो न्यूक्लियस है वो इनको अट्रैक्ट कर लेगा। मीनिंग क्या है भी, आप बेंचेस पे बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं इस तरह से, ठीक है, यहाँ टीचर है, तो यहाँ आगे की 3 बेंचेस पे स्टूडेंट ही नहीं है, ठीक है, यानी वो शील्ड नहीं कर पा रहे, कवर नहीं कर पा रहे किसको, जो लास्ट बेंच पे बैठा है। तो टीचर इस बच्चे को इजीली देख सकता है, यानी उसकी अट्रैक्शन हो जाएगी। इन द सेम वे भी अंदर वाले इनर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कौन से, डी एंड एफ, वो शील्ड नहीं कर पा रहे, तो ये जो एस पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। अट्रैक्ट हो गए तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो एस पर है ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में। अब सिर्फ कौन से कर पाएंगे, ओनली पी के इलेक्ट्रॉन। क्लियर, मैंने क्या बोला कि जो एन एस एन पी ये वाले पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, सिर्फ कौन से कर पा रहे हैं, ओनली पी के। किसकी वजह से, क्योंकि आगे क्या आ गया था, डी एंड एफ, और उनकी शील्डिंग इफेक्ट क्या है, पुअर। ठीक है, तो अब बताओ जो नीचे की तरफ एलिमेंट्स हैं उनमें कैपेसिटी सिर्फ कितने ऑक्सीडेशन स्टेट की हुई, ओनली +3, वो +5 नहीं बना पाते हैं। क्लियर, सो बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट हैवियर एलिमेंट शो स्टेबिलिटी ऑफ +3 एज कंपेयर टू +5. सो नाउ यू कैन सी हियर व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। आप क्या बोल सकते हो, इनएबिलिटी ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स कौन से, NS2 टू पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स, उसे आप क्या बोलोगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो आपको पता चली गया है कि जो NS2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, उनकी कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है। कब, अगर एटॉमिक साइज बढ़ता है। ठीक है, इसी की वजह से जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कैसे हो जाती है, लेस स्टेबल विद रिस्पेक्ट टू किसके, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के, उसे आप क्या बोलोगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्लियर, दूसरे टर्म में आप लिख सकते हो एनर्जी रिक्वायर्ड टू अनपेयर इलेक्ट्रॉन इज मोर देन एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 एडिशनल बॉन्ड। ठीक है, तो आप ये डेफिनेशन भी इसको लिख सकते हो। सो इन पॉइंट्स इट इज रिटन हियर। ठीक है, आपने देख लिया। अब -3 की ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी नाइट्रोजन में होती है। ठीक है, +5 डिक्रीज होएगी एज कम्पेयर टू +3 बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, नाइट्रोजन जो है ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती है उसमें -3 से +5 तक। ठीक है, 5 तक इसमें क्यों चली गई, क्योंकि इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं है, ये सबसे पहला एलिमेंट अपनी फैमिली का। ठीक है, उसके बाद देखोगे नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ये जो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 से 4 की तरफ अगर ये शो करते हैं तो उस टाइम इसमें क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। अगर ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों शो करते हैं तो उसे आप क्या बोलोगे, डिसप्रपोर्शनेशन। ठीक है, क्या बोलोगे, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। हेलो एवरीवन, सो टुडे वी विल रीड टॉपिक कैटनेशन। सो व्हाट इज कैटनेशन। कैटनेशन क्या होता है, इट इज़ द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन। ठीक है, उसे आप क्या बोलते हो, कैटनेशन। तो आपने देखा होगा जो कैटनेशन होता है सबसे ज़्यादा कार्बन के अंदर पाया जाता है। तो आपने 10th क्लास में किया भी था कि हाइड्रोकार्बन का चैप्टर था जिसमें कि कैटनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा किस में होती है, कार्बन में। ठीक है, तो आप करते हो कि कैटनेशन के लिए कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसके लिए वो अपनी इस प्रॉपर्टी को शो करता है। भी ज़रूरत से ज़्यादा छोटा साइज़ भी नहीं होना चाहिए और बड़ा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कार्बन का जो साइज़ है वो इसके अकॉर्डिंग है कि वो अपनी कैटनेशन प्रॉपर्टी को शो कर सकता है। बट अगर हम कार्बन के बाद नाइट्रोजन की बात करते हैं तो कार्बन के बाद नाइट्रोजन जो है वो पीरियड में आता है। ठीक है, अलॉन्ग द पीरियड आता है और उसका साइज होता है छोटा, किसका, नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन कार्बन से भी छोटा है, बट मैंने अभी आपको बोला कि ज़रूरत से ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो नाइट्रोजन में कैटनेशन की प्रॉपर्टी आती है वो क्या होती है, लेस होती है एज़ कम्पेयर टू कार्बन। ठीक है, अब आप देखोगे जो फॉस्फोरस है वो उसकी कैटनेशन प्रॉपर्टी फिर भी ज़्यादा होती है किससे, नाइट्रोजन से। क्यों, क्योंकि ये नाइट्रोजन जितना छोटा नहीं है। ठीक है, ये नाइट्रोजन से बड़ा है, तो इसकी प्रॉपर्टी फॉस्फोरस की जो कैटनेशन की प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, नाइट्रोजन के। ठीक है, तो नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद आप करोगे
सेकेंड पॉइंट में द टेंडेंसी टू शो कैटानेशन डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, भी आप ऊपर से नीचे आते हो तो कैटानेशन प्रॉपर्टी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? अब साइज क्या हो जाएगा, और ज़्यादा बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब आप कह सकते हो कि 15th ग्रुप में सबसे ज़्यादा कैपेसिटी किसकी होती है, फॉस्फोरस की। उसके बाद आप करोगे नेक्स्ट टॉपिक ऑक्सीडेशन स्टेट। भाई नाइट्रोजन फैमिली में ऑक्सीडेशन स्टेट जो वेरी करती है वो क्या होती है, +3 +5 एंड -3। ठीक है, -3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सबसे ज़्यादा कौन शो करता है, नाइट्रोजन, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्या करती है, डिक्रीज। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट की कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज डाउन द ग्रुप। नेक्स्ट आप करोगे स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज वेयर स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। आप जब नीचे की तरफ जाते हो तो +5 के कंपैरिजन में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगा बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो बट आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। नाउ यू कैन सी हियर व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, क्या होता है, सो आई विल राइट हियर इनर्ट पेयर इफेक्ट। आपको पता है जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है पी ब्लॉक की वो क्या होती है, NS2 NP126। बट हम नाइट्रोजन फैमिली की बात कर रहे हैं तो यहाँ 126 के जगह अब आप क्या लिखोगे, यहाँ पर ओनली 3। ठीक है, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं वो कितने होते हैं, 5। तो 2 तो यहाँ हो गए और 3 किसके ऊपर हो गए, पी के ऊपर। ठीक है, तो अब आपने कैसे करना है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट का मीनिंग क्या होता है। जब आप इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से लिखते हो, जब आप डाउन द ग्रुप मूव करते हो, ठीक है, हैवियर एलिमेंट्स में, तो आपने देखा है पीरियोडिक टेबल के अंदर इस तरह से पीरियोडिक टेबल होती है, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स यहाँ पर है। तो यहाँ जो नीचे हैवियर एलिमेंट्स हैं इनसे पहले कौन से एलिमेंट्स आ चुके हैं, डी ब्लॉक के एंड एफ ब्लॉक के। एफ ब्लॉक के तो आपने यहाँ से नीचे डाल दिया है, बट एफ भी आ चुका है। ठीक है, तो हैवियर एलिमेंट्स में डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आने की वजह से इनके अंदर एक इफेक्ट और आ जाता है, दैट इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, बट वो पुअर आता है या ज़्यादा आएगा, आप बोलोगे पुअर शील्डिंग इफेक्ट। क्यों पुअर शील्डिंग इफेक्ट क्यों आया, क्योंकि जो डी एंड एफ जो एलिमेंट्स जो डी एंड एफ की वजह से जो शील्डिंग इफेक्ट लगता है दैट इज़ वेरी लेस, वो बहुत ही कम लगता है। अब शील्ड नहीं कर पा रहा है, यानी जो अंदर वाले जो डी एफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या नहीं कर पा रहे हैं, शील्ड नहीं कर पा रहे, किसको, इन इलेक्ट्रॉन्स को, यानी इन्हें कवर नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो आगे जो न्यूक्लियस बैठा है, यहाँ जो न्यूक्लियस है वो इनको अट्रैक्ट कर लेगा। मीनिंग क्या है भी, आप बेंचेस पे बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं इस तरह से, ठीक है, यहाँ टीचर है तो यहाँ आगे की 3 बेंचेस पे स्टूडेंट ही नहीं है। ठीक है, यानी वो शील्ड नहीं कर पा रहे, कवर नहीं कर पा रहे किसको, जो लास्ट बेंच पे बैठा है। तो टीचर इस बच्चे को इजीली देख सकता है, यानी उसकी अट्रैक्शन हो जाएगी। इन द सेम वे भी अंदर वाले इनर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कौन से, डी एंड एफ, वो शील्ड नहीं कर पा रहे, तो ये जो एस पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। अट्रैक्ट हो गए तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो एस पर है ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में। अब सिर्फ कौन से कर पाएंगे, ओनली पी के इलेक्ट्रॉन। क्लियर, मैंने क्या बोला कि जो एन एस एन पी ये वाले पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, सिर्फ कौन से कर पा रहे हैं, ओनली पी के। किसकी वजह से, क्योंकि आगे क्या आ गया था, डी एंड एफ, और उनकी शील्डिंग इफेक्ट क्या है, पुअर। ठीक है, तो अब बताओ जो नीचे की तरफ एलिमेंट्स हैं उनमें कैपेसिटी सिर्फ कितने ऑक्सीडेशन स्टेट की हुई, ओनली +3, वो +5 नहीं बना पाते हैं। क्लियर, सो बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट हैवियर एलिमेंट शो स्टेबिलिटी ऑफ +3 एज कंपेयर टू +5। सो नाउ यू कैन सी हियर व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। आप क्या बोल सकते हो, इनएबिलिटी ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स कौन से, NS2 टू पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स, उसे आप क्या बोलोगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो आपको पता चली गया है कि जो NS2 इलेक्ट्रॉन्स है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, उनकी कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है,
कब? अगर एटॉमिक साइज बढ़ता है, ठीक है। इसी की वजह से जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कैसे हो जाती है? लेस स्टेबल विद रिस्पेक्ट टू किसके? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के। उसे आप क्या बोलोगे? इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्लियर? दूसरे टर्म में आप लिख सकते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड टू अनपेयर इलेक्ट्रॉन इज मोर देन एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ टू एडिशनल बॉन्ड। ठीक है, तो आप ये डेफिनेशन भी इसको लिख सकते हो। सो इन पॉइंट्स इट इज रिटन हियर। ठीक है, आपने देख लिया। अब -3 की ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी नाइट्रोजन में होती है। ठीक है, +5 डिक्रीज होएगी एज कम्पेयर टू +3 बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, नाइट्रोजन जो है ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती है उसमें -3 से +5 तक। ठीक है, 5 तक इसमें क्यों चली गई? क्योंकि इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं है, ये सबसे पहला एलिमेंट अपनी फैमिली का। ठीक है, उसके बाद देखोगे नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ये जो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 से 4 की तरफ अगर ये शो करते हैं तो उस टाइम इसमें क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। अगर ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों शो करते हैं तो उसे आप क्या बोलोगे? डिसप्रपोर्शनेशन। ठीक है, क्या बोलोगे? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। सो यू शुड नो हाउ टू सॉल्व द ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आपको कैसे सॉल्व करनी है? देखो यहाँ पे क्या लिखा है? नाइट्रस एसिड। ठीक है, इसने अपने आप को किस में कन्वर्ट किया? नाइट्रिक एसिड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में। तो नाइट्रस एसिड जो है इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? हाइड्रोजन की कितनी हो जाएगी? +1। ठीक है, नाइट्रोजन को आप कर लो X और ऑक्सीजन की यहाँ पे एक की -2 होती है, दो की कितनी हो गई? -4 इज इक्वल टू 0। तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +3। तो यानी नाइट्रस कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +3। इन द सेम वे आप निकाल लोगे किसकी? नाइट्रिक एसिड की। तो आप देखोगे जो यहाँ पर नाइट्रोजन था +3 में है, यहाँ नाइट्रोजन +5 में मिलेगा आपको, और यहाँ मिलेगा आपको ये +2 में। तो 3 से 5 में गया और 3 से किस में गया? 2 के अंदर गया। ठीक है, 3 से 5 में गया तो ऑक्सीडेशन हो रही है, 3 से 2 में गया तो रिडक्शन हो रही है। इसका मतलब यहाँ नाइट्रोजन अपने आप को ऑक्सीडाइज भी कर रहा है और रिड्यूस भी कर रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इन द सेम वे आपको किसकी करवानी है? फॉस्फोरस की। ठीक है, तो फॉस्फोरस एलिमेंट भी अपनी डिसप्रोपोर्शनेशन प्रॉपर्टी को शो करता है। सो यू विल हैव टू राइट द डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस ऑल्सो। बहुत बार एग्जाम में 1 और 2 मार्क्स में डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को पूछा गया है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। ठीक है, आपने क्या करना है? 15th ग्रुप एलिमेंट को किससे रिएक्ट करवाना है? हाइड्रोजन से। तो आपको पता है जो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट मेनली किस फॉर्म में होती है? 3। ठीक है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो आप यहाँ दिखाओगे, यहाँ जब नाइट्रोजन अपने जिससे हाइड्रोजन से कंबाइन करता है, यानी 15th ग्रुप के एलिमेंट्स जब हाइड्रोजन से कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो ये क्या बनाते हैं? ट्राई हाइड्राइड। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3। ठीक है, आपने 11th क्लास में भी किया था हाइब्रिडाइजेशन कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको एक करके दिखा देती हूँ। नाइट्रोजन जैसे है, यहाँ पर कितने बॉन्ड बना रहा है? 3 बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, और एक इसके पास क्या है? लॉन पेयर। तो आपको डायरेक्शंस काउंट करनी है, 1 2 3 4 डायरेक्शन होगी लॉन पेयर को इंक्लूड करके। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी क्या आ जाएगी? sp3। देखो sp3 में भी टोटल कितनी डायरेक्शंस आ रही है? 4। एक तो s की और 3 किसकी आ रही है? p की। टोटल 4 हो गई ना। तो इस तरह से आप इसके हाइब्रिडाइजेशन भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है नेक्स्ट, stability of hydride decreases down the group due to decrease in dissociation energy down the group। भाई हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या करती है? डिक्रीज। क्यों? भाई आप जब ऊपर से नीचे जाते हो तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। बॉन्ड लेंथ बढ़ गया, ठीक है, तो आप उस बॉन्ड को इजीली ब्रेक कर दोगे, और इजीली ब्रेक कर दोगे तो हाइड्रोजन इजीली निकल जाएगा। इसीलिए इसने बोला है कि उसकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है? डिक्रीज। उसके बाद आप करोगे नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट में क्या करना है आपको? अब यहाँ देखो, इसने अमोनिया नहीं लिखा इस केस में। ठीक है, आगे क्या लिख दिया कि आप जब फॉस्फाइन से बिस्मुथाइन की तरफ जाते हो तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। क्यों? क्योंकि साइज बढ़ने से वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ जाती है। ठीक है, क्या बढ़ जाती हैं? वैन डर वाल्स फोर्सेस। ठीक है, बट अमोनिया के केस में अगर अमोनिया की बात करें हम, ठीक है, अमोनिया की बात करें
तो आप यहाँ इसको प्रेफर क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट इनसे ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर एक केस आ जाता है, कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा किस में एग्जिस्ट करती है? जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। तो इन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? नाइट्रोजन। ठीक है, क्लियर? तो इसके ऊपर ग्राफ भी आता है, तो वो भी आपको ड्रॉ करके देखना है। उसके बाद आता है बॉन्ड एंगल। अब आप बॉन्ड एंगल को देखो, यहाँ जो अमोनिया है उसका बॉन्ड एंगल कितना है? 107, फॉस्फाइन 99, 91, 91.3, ठीक है, 1090। तो बॉन्ड एंगल क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो आपको कैसे चेक करना है कि ये डिक्रीज क्यों कर रहा है? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? नाइट्रोजन की। जब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड से अटैच होता है, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, तो ये बॉन्ड जो है नाइट्रोजन की तरफ खींचने लग जाते हैं। ठीक है, ये अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे ये अट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसके नज़दीक आ जाते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर क्या हो जाती है? रिपल्शन। तो ये बॉन्ड क्या कर जाते हैं? एकदम से इस तरह से एक्सपैंड कर जाते हैं। ठीक है, और बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? इंक्रीज। बट आप फॉस्फोरस की बात करते हो तो फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम है, तो ये बॉन्ड को इतना स्ट्रांगली एक्सपैंड नहीं कर पाते जितना कि नाइट्रोजन ने किया। आर्सेनिक की उससे भी कम है, तो वो और कम एक्सपैंड होएगा। एंटीमनी और कम, बिस्मुथ और कम। तो इसीलिए सबसे कम बॉन्ड एंगल किसका होता है? बिस्मुथाइन। ठीक है, तो ये रीज़न यहाँ लिख दिया है इसने।